नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के आपको डेली हम 20 प्रश्न करा रहे हैं, जो कि आपका सुपर टेट और सीटेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट का अपर प्राइमरी और सुपर टेट का जो है आपका जो पेपर है उसमें भी एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 20। इससे पहले वाले वीडियो में देखा था पार्ट नंबर 19 हमने, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि मानव द्वारा बनाए गए जो उपग्रह हैं वो स्थापित होते हैं मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या बाह्य मंडल में। इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे। बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, बाह्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह बाह्य मंडल जो है इसमें स्थापित किए जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है कि मंदिर जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो कौन सा होता है। उसका गर्भगृह होता है, मंडप होता है, शिखर होता है या प्रदक्षिणा पथ होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। और पेपर की डेट आगे एक्सटेंडेड हो गई, पर कहीं ना कहीं जब भी पेपर होगा आपको तैयारी अपनी अच्छे से अच्छी रखनी है। तो 20 प्रश्न कोई ज़्यादा नहीं है, आप इनको डेली डेली देख सकते हैं। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, गर्भगृह जो है वो सही हो जाएगा। गर्भगृह जो है ये मंदिर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां लोग अपनी पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा कि बौद्ध जो है उनकी अधिकतम संख्या पाई जाती है बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में। जो बौद्ध हैं उनकी अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध हैं उनकी अधिकतम संख्या आपकी महाराष्ट्र में जो है वो है। देखते हैं तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शताब्दी में पूर्वी बंगाल में जो पाल विद्यालय है वो जो है वो विकसित हुआ था। 9वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान, 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान, 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान या 9वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। किस शताब्दी में पूर्वी बंगाल में पाल विद्यालय जो है वो विकसित हुआ था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान। और इसी समय काल में जो ये बंगाल में पाल विद्यालय वो विकसित हुआ था। और फेमस किसके लिए था, तो आप ध्यान रखिएगा कि ताड़ के जो पत्ते थे उन पर बनाए जाने वाले लघु चित्रों के लिए जो है ये जाना जाता था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो कॉफी बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस जो है वो सही हो जाएगा। कॉफी जो है इसी को हम कहवा कहते हैं, तो ये सेंटोस जो है इसको कॉफी या कहवा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। बात करें स्थित कहाँ है, तो ये आपका ब्राजील में जो है वो स्थित है। ये भी जो है वो ध्यान में रखिएगा, हो सकता हो आपसे स्थान अगली बार पूछ लिया जाए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा कि भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। केरल को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को या गुजरात को। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है मसालों का बागान जो है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल जो है वो सही हो जाएगा। मसालों का बागान जो है वो केरल राज्य जो है इसको कहा जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा कि कर्क रेखा दुनिया में कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग अक्षांश देशांतर के हिसाब से, और आपको बताना है कि कर्क रेखा दुनिया में जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री उत्तर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम 23.5 डिग्री के नाम से भी जो है वो जानते हैं।
और इसी को हम उत्तरी रेखा के रूप में या कह सकते हैं उत्तरी रेखा के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अब कर्क रेखा की यहाँ पर बात हुई है, तो कर्क रेखा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा लगभग आधे भारत से होकर जो है वो गुजरती है। काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि मैं इससे पहले आपको काफी बार बता भी चुका हूं। और इसके अलावा जो कर्क रेखा होती है ये पृथ्वी की अक्षांश रेखा होती है, जिस पर जो सूर्य होता है वो दोपहर में लंबवत चमकता है। ऐसा आमतौर पर आपको मार्च जो महीना होता है उसके बाद जो है वो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 18, 22, 23 या 25? ऑप्शन ए, बी, सी या डी आपको बताना है कि अष्टम अनुसूची में कितनी जो है वो भाषाएं हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहें। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 22 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 भाषाएं जो हैं इसमें हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में हैं। अगला प्रश्न 8 है कि भारत के अबरक उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, 5वां या 6ठा? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान सही हो जाएगा। तो भारत के अबरक उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है? तो आप कहेंगे पहला स्थान है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया में जो अबरक है उसके कुल व्यापार का 60% जो है वो भारत जो है अकेले योगदान जो है वो करता है। तो ये 60% भी ध्यान रखिएगा कि कितना जो है वो ज्यादा है। अब यहाँ पर बात हुई है अबरक की, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। अबरक जो है आपका एक बहुउपयोगी खनिज है, जो कि आग्नेय और जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनमें खंडों के रूप में जो है वो पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान को ही हम कायांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और जो अबरक है ये आपका, या इसकी जो किस्में हैं, टोटल 3 किस्में आपको देखने को मिलती हैं। उनके नाम केवल याद रखिएगा। पहली किस्म होती है आपकी श्वेत अबरक, और दूसरी किस्म होती है आपकी पीत अबरक, और तीसरी किस्म होती है आपकी श्याम अबरक। तो ये 3 आपकी होती हैं, श्वेत अबरक, पीत अबरक और श्याम अबरक। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 9वां, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद या दिल्ली? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी दिल्ली जो है वो सही हो जाएगा। दिल्ली के लाल किला जो है आपका, उसमें जो है स्थित है आपका भारतीय युद्ध स्मारक, या इसी को भारतीय युद्ध संग्रहालय के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 10वां, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने जो है वो प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, स्टीफन हॉकिंग ने, जॉर्ज लेमेत्र ने या चार्ल्स डार्विन ने? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो, उसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज लेमेत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज जो लेमेत्र हैं ये आपके बेल्जियम के जो है वो खगोल विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने ही महाविस्फोटक सिद्धांत की स्थापना जो है वो की थी। और इस सिद्धांत में बताया क्या गया है? तो आप कह सकते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है वो बताया गया कि कैसे आज से हजारों साल पहले क्या था सारी चीजें, और कैसे अब बना है। तो यही सारी चीजें इस महाविस्फोटक सिद्धांत में बताई गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या तमिल? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी तमिल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के रूप में भी जाना जाता है, परंतु यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के आधार पर भी आपका तमिल ही जो है वो सही हो जाएगा। और जो तमिल भाषा है ये आपकी द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा में भी आती है।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12। वायुमंडलीय दबाव की इकाई को डैश में व्यक्त किया जाता है, मिली बार में, मेगा बार में, किलोमीटर में या घन मीटर में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। वायुमंडलीय दबाव जो है उसकी इकाई को किसमें जो है वो व्यक्त किया जाता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिली बार जो है वो सही हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दबाव जो है वो आपका मिली बार या एक और आपकी इकाई होती है, वो आपकी इकाई होती है पास्कल। तो मिली बार या पास्कल दोनों में ही जो है वो मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव होता क्या है, तो पृथ्वी के किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा वायुमंडल में जो लगाया गया प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसी को हम वायुमंडलीय दबाव जो है वो कहते हैं। तो इसकी इकाई आपका मिलीबार या पास्कल हो जाएगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि मुड़िया जनजाति भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। मुड़िया जनजाति भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुड़िया जनजाति भारत के किस प्रदेश में, मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि भारत में गारो पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में या दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। भारत में गारो पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में। तो गारो पहाड़ियां भारत के उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, खासकर आप मेघालय राज्य कह सकते हैं, तो मेघालय राज्य के गारो खासी पहाड़ी जो है उनसे जो है वो ये संबंधित होते हैं। और ये जो क्षेत्र है यहीं रहने वाले जो आदिवासी हैं उसके लिए भी जो है वो जाना जाता है। तो आपका गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व क्षेत्र सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कि आपको यहाँ पर गलत जो है वो छांटना है। चार ऑप्शन है, बिहू हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो गलत होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये जोड़ा आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो बिहू है ये आपका लोक नृत्य हरियाणा का नहीं है, ये आपका असम का जो है वो लोक नृत्य है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी जो है वो पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शन है, हेरोडोटस, हिकैटियस, हिप्पारकस या इराटोस्थनीज। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है भूगोल के लिए जो अंग्रेजी शब्द है ये किसने जो है वो प्रयोग किया, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इराटोस्थनीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इराटोस्थनीज जो है इन्होंने ये जो शब्द है ये यूज किया था। और जो जियो जो कि पृथ्वी है और ग्राफिया यानी कि वर्णन चित्रण निरूपण जिसका अर्थ होता है, इससे मिलकर ये आपका शब्द जो है वो बना हुआ है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 कि वर्धमान महावीर की माँ किस वंश से संबंधित थी, शाक्य, नंद, लिच्छवी या मल्ल। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी लिच्छवी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न में देखिएगा पूछा है जो महावीर हैं यानी कि वर्धमान महावीर हैं, इनकी माँ जो है वो किस वंश से संबंधित थी, तो लिच्छवी वंश से जो है वो संबंधित थी। जो महावीर स्वामी है, इनका पूरा नाम है महावीर स्वामी, तो इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो यहाँ पर वर्धमान महावीर करके जो है वो लिख दिया गया है। तो जो महावीर स्वामी थी, इनकी महावीर स्वामी थे, इनकी माता का नाम क्या था, तो त्रिशला देवी था। और पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला देवी और पिता का नाम सिद्धार्थ।
और जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में जो है वो हुआ था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताएं पढ़ें। आपका पेडागोजी सेक्शन का प्रश्न है, विश्लेषक दस्तावेज। दूसरा कह रहा है ऐतिहासिक घटनाओं की समीक्षात्मक व्याख्या। तीसरा कह रहा है अकाल्पनिक ग्रंथों का अध्ययन और नक्शे तथा ग्लोब का उपयोग। फिर आपसे पूछा क्या गया है कि उपयुक्त में से किससे सामाजिक अध्ययन परियोजनाओं को लाभ जो है वो होगा। केवल दो, एक और तीन, दो और तीन, या एक, दो और तीन। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो तीनों लिखे हैं ये बिल्कुल आपके सही हैं, जो कि सामाजिक अध्ययन परियोजनाएं जो है उनको लाभ जो है इससे होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपका क्या है 19, कि सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं। आधी रात के बाद, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले, या दोपहर के समय। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे भी मोटिवेशन देते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूँ। इसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करने के लिए डेली प्रश्न मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से यदि आप अभी तक नहीं ऐड है तो अवश्य ऐड हो जाइए, वहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें PDF सब आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, आधी रात के बाद जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक जो है वो कौन सा है। ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, या नियॉन होता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। प्रश्न नंबर आपका ये 20 है। तो सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का पाठ समाप्त होता है। आज के में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।